हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले हमें पहचान पता करना होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का कौन सा वाक्य होता है। तो आपको बता दें कि लास्ट में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का जो वाक्य होगा उसके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर मान लीजिए या था, ये थी, ये थे, ऐसे भी करके आ सकता है। ठीक है, चलिए इसका हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, अफर्मेटिव। एक एक करके पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले अफर्मेटिव, हेडिंग करिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, इसका अफर्मेटिव है, एग्जाम्पल देखने से पहले हमें स्ट्रक्चर समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे, यानी संरचना सूत्र समझेंगे। तो आपको बता दें कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंगल भी वाक्य होता है, डबल वाक्यों का भी पेयरिंग होता है। जैसे मान लीजिए मेरे जाने से पहले घंटी लग चुकी थी, मेरे आने के बाद बारिश हो चुकी थी, या फिर मेरे आने के बाद बारिश हुई थी, ई थी भी हो सकता है। ठीक है, यानी इस तरीके का अगर वाक्य आपको मिलता है, सिंगल है, मान लीजिए मैं विद्यालय जा चुका था, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरीके से है, आफ्टर या बिफोर, यानी पहले या बाद, पूर्व या पश्चात लगा के अगर क्वेश्चन आता है, वाक्य आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो हम किस तरीके से करते हैं, या फिर निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझिएगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेड। इसमें दो स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, इसमें दो स्ट्रक्चर होंगे, दो संरचना सूत्र होंगे। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। फिर वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट में सदैव थर्ड फॉर्म ही होता है वर्ब का। फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको बिफोर, यदि पहले लगा के पूछा गया तब। ठीक है, और इसके बाद भी अगर कोई वाक्य होता है उसके साथ में, तो सब्जेक्ट फिर लिखेंगे। फिर इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब आपको लग रहा है कि ये कैसे डबल डबल सब्जेक्ट, डबल डबल वर्ब हो गया, अभी आप देखेंगे खुद ही, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि ये बेकार है या फिर व्यर्थ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद आफ्टर होगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले हेड होगा, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर अदर वर्ड आता है तो ऑब्जेक्ट के बाद आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यानी 100% अगर आया तो लिखना तो ही है। ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। इस बात को याद रखना अफर्मेटिव सेंटेंस। अब रही बात इसमें दो स्ट्रक्चर किस तरीके से, आपको बता दें पहले की पास्ट परफेक्ट टेंस में जब पहले या बिफोर लगा के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंधी आने से पहले बारिश हो चुकी थी, या तूफान आने के बाद वह घर अपने गया था, इस तरीके से अगर वाक्य आता है पहले या बाद करके, तो आपको बता दें पहले किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद हम किस में करते हैं, हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। सेम सिचुएशन वही है, बस आफ्टर और बिफोर का फर्क है, यानी पहले और बाद का फर्क है। सेम उसी तरह पहले किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। इस तरीके से आपको समझना। चलिए आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला, तो ऐसी बात नहीं है। अब इसके बाद ही जो कुछ मिलने वाला है अब मिलेगा आपको। ठीक है, और तो आप सोच रहे हैं शुरू में ही मिल जाए। अब आप कोई पौधा अगर रोपते हैं और आप सोचे कि बस आज लगा दिए, कल से फल निकलने लगे, तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर सोचे क्लास अपने स्टार्ट किया और स्टार्ट करते ही सब कुछ बता दे, तो ऐसा हो नहीं सकता, असंभव है ना। हाँ, आप अगर वीडियो पे बराबर बने रहेंगे तो आपको इसका पूरा एक एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी या लग चुकी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, बज चुकी थी या मान लीजिए बजी थी। तो यहाँ पे आपको अनुवाद लगाते समय अब समझना है कि हम इन संरचना सूत्रों को किस तरीके से यहाँ पर हम प्रयोग में लाएंगे।
चलिए ध्यान से देखना, यहाँ देखिए मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो आपको इसमें यह समझना है कि कौन सा कार्य पहले किया गया, कौन सा बाद में किया गया। हालांकि किसी को कुछ न समझ में आए तो पहले मतलब बिफोर ये वाला सूत्र लगा कर लिख लेंगे, लेकिन लगा के तो यहाँ पर लिख तो लेंगे, लेकिन इस कौन से वाले वाक्य का अनुवाद किस में करें, इधर या इधर। पास्ट परफेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पास्ट परफेक्ट है। तो यही भ्रम दूर करने के लिए अब आपको समझना है, ध्यान से देखिएगा कि मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले, सबसे पहले ये समझना कि पहले किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद। इस चीज को नोट कर लो कि पहले किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। चलिए समझते हैं। तो आपको ट्रिक बताते हैं। अगर यहाँ पहले लिखा है तो इसके बाद जो वाक्य लिखा गया है वो पहले किए गए कार्य वाला वाक्य है, और इधर वाला फिर समझ सकते हो बाद में किए जाने वाला वाक्य है, बाद में किए गए कार्य वाला वाक्य है कि नहीं है? समझ में आई बात है? अगर यहाँ बाद लिखा होता तो इससे जुड़ा हुआ जो वाक्य होगा वो आपका बाद में किए गए कार्य वाला वाक्य होगा, और इसका मतलब ही पहले किया गया वाला होगा। समझ में आई बात है? चलिए इतनी बात समझ में। चलिए अगर पहले किए गए कार्य वाला वाक्य है तो हम करेंगे क्या, इसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो यहाँ भी पास्ट परफेक्ट, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट। तो आपको बता दें अनुवाद लगाने का तरीका, जब कभी भी पहले या बाद करके अनुवाद पूछेगा तो ये वाला अनुवाद यहाँ लगेगा और ये वाला अनुवाद यहाँ लगेगा। मतलब देखना, ये समझ में आई बात है? तो यहाँ पे घंटी बज चुकी थी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द बेल हैड रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिंग, रैंग, रंग। अब ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर लिख लेंगे, नहीं है तो बिफोर, यानी पहले है तो बिफोर लिखेंगे, बिफोर। अब देखिए ये वाले वाक्य का अनुवाद हमने यहाँ लगाया और ये वाले वाक्य का अनुवाद हम यहाँ लगाएंगे। अब समझना ध्यान से, आप खुद समझिए कि अगर ये पहले किए गए कार्य वाला वाक्य है और इसका अनुवाद लगना यहाँ सुनिश्चित है, तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ सुनिश्चित है तो पहले किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद का स्ट्रक्चर देखिए क्या दिया, यहाँ दिया ना, तो मतलब ये वाले से आपको लगाना है। तो आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये वाले वाक्य का अनुवाद इधर, मेरे विद्यालय पहुंचने वाला मैं विद्यालय पहुंचता कि उससे पहले घंटी लग चुकी थी। तो यहाँ पे क्या है, मेरे मतलब मैं यानी आई। अब यहाँ पे देखो पहुंचने की मीनिंग क्या हो गया, रीच। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रीच्ड। अब कहाँ पहुंचने की बात हो रही है, विद्यालय, तो यहाँ पे रीच्ड। अब यहाँ पे रीच क्या हो जाएगा, बोलिए, रीच स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि गो टू स्कूल होता है लेकिन रीच स्कूल क्यों नहीं, तो आपको एक बात बता दे, रीच ऐसा वर्ब है जिसके बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे होम शब्द से पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई रीच्ड स्कूल। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे मान लीजिए बारिश होने के बाद मैं घर पहुंचा था। तो देखिए चुका था नहीं आया, आ था आया। तो हमने क्या बताया, आ था आए या फिर या था आए या फिर ई थी आए, ठीक है। तब भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस ही मानकर अनुवाद करना है। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज़, वही ट्रिक अपनाइए। जैसे मान लीजिए बाद लगा के क्वेश्चन कर दिया गया कि बारिश होने के बाद मैं घर पहुँचा था। अगर इस तरीके से वाक्य दे दिया तो आप कैसे समझेंगे? तो आपको हमने बताया कि अनुमान लगाने का तरीका यह है कि यहाँ बाद हो चाहे पहले हो, ये वाला वाक्य यहाँ और ये वाला वाक्य का अनुवाद यहाँ किया जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सा पहले किया गया कार्य वाला वाक्य है। तो आपको हमने अभी ट्रिक बताया, अगर यहाँ पे पहले लिखा है तो ये पूरा वाक्य पहले किया गया वाला वाक्य। अगर यहाँ बाद या पश्चात लिखा तो ये बाद या पश्चात यानी बाद में किए जाने वाले कार्य का वाक्य कहलाएगा, ठीक है। और इसका मतलब ये पहले, तो ये क्या हो गया, ये बाद में, और ये क्या हो गया, ये पहले। तो आप समझिए अनुमान लगाने का तरीका क्या है, इसका अनुवाद यहाँ और इसका अनुवाद यहाँ। अगर इसको यहाँ लाएंगे तो बाद वाला अनुवाद कहाँ लगेगा, देख रहे, ये है का बाद ना, ये है ना। तो बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। अच्छा, जिसको ये ना समझ में आए तो वो इतना भी अगर समझ लेगा कि अगर पहले है तो ये वाले स्ट्रक्चर से लगाएंगे, अगर बाद या पश्चात है तो आफ्टर वाले स्ट्रक्चर से लगाएंगे। लेकिन लगाएंगे कैसे, ये वाला वाक्य इधर और ये वाले वाक्य का अनुवाद
इधर। इतने 2 बातें अगर सीख लेगा तब भी उसका बेड़ा पार है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ मैं घर पहुंचा था, तो यहाँ क्या हो गया, आई, देखो सब्जेक्ट लिखा, फिर यहाँ पे देखिए ये बात क्लियर कि अगर बाद लिखा तो बाद में किया गया, पहले लिखा तो पहले, अगर ये पहले तो ये बाद, अगर ये बाद तो ये पहले। ठीक है, समझ में बातें। चलिए, तो यहाँ पे मैं घर पहुंचा था, तो आई रीच्ड होम, कब, आफ्टर, जो जहां है आफ्टर हो चाहे बिफोर, यानी करें बाद हो या पहले, उसकी मीनिंग अपनी जगह पे ही लिखी जाएगी। तो यहाँ पे बाद है, इसलिए क्या हो जाएगा, आफ्टर। अब आफ्टर के बाद देखिए ये वाले वाक्य का अनुवाद यहाँ करेंगे, बारिश होने, यानी बारिश होती, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बारिश होना या कुछ भी होता सब्जेक्ट इट माना जाता, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट। क्या हो जाएगा, इट, इट हैड। और बारिश होना पूरा वर्ब है, तो बारिश होने की मीनिंग क्या होती है, रेन। तो यहाँ पे रेन का थर्ड फॉर्म चाहिए तो क्या हो गया, रेनड। ठीक है, और आगे कुछ शब्द नहीं दिया होता तो लिख लेते। इस तरीके से आपने ये अनुवाद को पढ़ा। यदि मान लीजिए सब्जेक्ट ना हो, यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट हो, तब आप क्या करेंगे, इसी का प्रोनाउन यहाँ पे ले जाके लिख सकते हैं, या फिर ना लिखो तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, इस तरीके से आपने क्या पढ़ा, पास्ट। अगर मान लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंगल वाला वाक्य जैसे फिर इतना आ जाए कि मैं ताज पहले ही देख चुका था, या फिर देखा था, पहले ही देखा था या पहले ही देख चुका था। तो यहाँ पे देखिए, तब अगर आपको इतना मिले तो सीधी सी बात है, पहले की भाई मैं ताज पहले ही देख चुका था, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस को दर्शाता। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बस इतने पकड़ना है, बस सिर्फ इतना है। ठीक है, बाकी और दुनिया का खौरेबा नहीं पकड़ना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मैं यानी आई, फिर क्या हो जाएगा, हैड, देखने की मीनिंग क्या होगी, सीन। ठीक है, तो आई हैड सीन, क्या देख चुका था, ताज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ताज। और कब देख चुका था, पहले, तो अगर पहले लगा तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बिफोर। ठीक है, क्या कर सकते हैं, बिफोर। या फिर इसका एक तरीका और है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आई हैड, पहले की मीनिंग यहाँ पर वर्ब से पहले, पहले ही देख, तो यहाँ पे ऑलरेडी का भी प्रयोग कर देते हैं, किसका, ऑलरेडी सीन, यानी पहले ही देख चुका, क्या देख चुका है, ताज। तो आप इस तरीके से भी अनुवाद लगा सकते हैं, ऑलरेडी लगा के, अगर सिंगल वाक्य होगा तो, और डबल होगा तो इन दोनों स्ट्रक्चर को याद रखना। ठीक है, इसमें बस इतना याद रखना कि ये वाले वाक्य अनुवाद इधर और ये वाले वाक्य अनुवाद इधर। और दूसरी बात याद रखना कि पहले है तो बिफोर और बाद है तो आफ्टर का इस्तेमाल करना। ठीक है, यदि समझ में आया तो चलिए हम इसका आप पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद किस तरीके से करेंगे। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस निगेटिव में होगा तब हम कैसे करेंगे, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर के माध्यम से सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद यदि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आ जाता है, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस निगेटिव सेंटेंस में होता है, तो हैड के बाद हम पहले किए गए कार्य वाले वाक्य का अगर वह अनुवाद निगेटिव में होगा तो हम हैड के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। काहे का प्रयोग कर देंगे, नॉट का। बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, कुछ भी बदला नहीं है। अगर डबल वाक्य आता है तो आप यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग, आफ्टर या बिफोर का प्रयोग, यानी यहाँ पर बिफोर का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप अनुवाद कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य का वाक्य निगेटिव सेंटेंस में होगा, यदि मान लीजिए बाद में किए गए कार्य वाला वाक्य निगेटिव में होगा तब कैसे करेंगे। ठीक है, और ये बात आपको कभी कोई जल्दी से नहीं बताता है। आप चाहे जिसकी भी वीडियो देख लीजिए, चाहे जो जहाँ भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी यूट्यूबर से आप पढ़िए, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स नहीं बताएगा ऐसी बात नहीं है। मुझसे ज़्यादा भी ज्ञानी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हम आपको बेसिक बताने का प्रयास करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं, वो छोटी से छोटी चीज़ें बड़े यूट्यूबर नहीं बताएंगे, बड़े एजुकेशनल चैनल वाले नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आपको आता है, लेकिन हम ये सोच के चलते हैं कि शायद आपको ये चीज़ ना पता हो, इसलिए आपको छोटी छोटी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। तो बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद अगर हम निगेटिव में करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आफ्टर हो जाएगा, और इसके बाद फिर अगला वाक्य यानी जो पहले किए गए कार्य वाला वाक्य होगा उसको हूबहू उसी तरीके से हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा,
अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये गड़बड़ है तो चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर गड़बड़ होगा तो कोई बात नहीं है, आपसे ही हम पढ़ लेंगे जो सही होगा। चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हो, आंधी आने से पहले, आंधी आने से पहले मैं बाजार नहीं गया था, या था मतलब चुका था, बाजार नहीं जा चुका था या फिर गया था। तो यहाँ पे देखिए अनुमान लगाने का तरीका हमने आपको जस्ट अभी क्या बताया कि ये वाले यदि पहले या बाद के बाद, देखिए पहले या बाद कुछ भी लगा होगा तो ये अलग वाक हो गया और ये अलग वाक हो गया। तो अनुमान लगाने का तरीका यही कि इसका अनुमान यहाँ होगा और इसका अनुमान यहाँ होगा। चलिए मैं बाजार नहीं गया था, और ये भी ध्यान रखें किससे होगा, तो हमने कहा कुछ भी ना आए, अगर पहले या पूर्व लिखा हो तो बिफोर वाला स्ट्रक्चर याद रखना बस, ठीक है। ये वाले वाक का अनुमान यहाँ होने का मतलब यहाँ पे पहले क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो देखिए कौन से स्ट्रक्चर से लगेगी, ये वाले से, ये वाले से, ये वाले से, क्यों, क्योंकि पहले है तो यहाँ पे बिफोर होगा। कन्फर्म। चलिए अगर कुछ ना तो बस इतना याद रखना कि अगर पहले या पूर्व होगा तो बिफोर वाला स्ट्रक्चर पकड़ेंगे, लेकिन बस इतना और याद रखने की जरूरत होती है कि इसका अनुवाद यहाँ और इसका अनुवाद यहाँ करेंगे। तो मैं बाजार नहीं गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट, आई हैड नॉट। जाने की मीनिंग क्या थी, गो का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो गो वेंट गॉन, कहाँ जाने की बात हो रही, मार्केट, तो ऑब्जेक्ट जब क्या लिखा, टू मार्केट। अब ये इसके बाद देखिए क्या पहले है, पहले की मीनिंग क्या हो जाएगी, बिफोर। बिफोर के बाद देखिए अब ये वाक बज रहा आंधी आने से पहले, तो इसका अनुवाद कहाँ करेंगे, यहाँ। तो आप खुद देखिए मैं बाजार नहीं गया था, तो कौन सा वाक निगेटिव, ये है ना। तो ये वाक अगर निगेटिव है तो इसी का तो निगेटिव बनाएंगे, किसका बना देंगे, समझ में बातें। और एक चीज आपको बता दें, जो वाक निगेटिव होगा उसी को हम बनाएंगे, बाकी सबको नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए आई हैड नॉट गॉन टू मार्केट बिफोर है, और इसके बाद आंधी आने से पहले, माना आंधी आती उससे पहले मैं बाजार नहीं जा पाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंधी, द स्टॉर्म में, द स्टॉर्म में। आने की मीनिंग आप ऐरा भी लिख सकते, कम भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो कम का केम हो जाएगा, ठीक है, कोई समस्या। चलिए आगे देखिए एक एग्जांपल और इससे संबंधित, जैसे मान लीजिए दिया है, उसके जाने के बाद, उसके जाने के बाद राम अपना पाठ नहीं याद किया था या नहीं याद कर चुका था, ठीक है। तो यहाँ देखिए उसके जाने के बाद राम अपने पाठ नहीं याद कर चुका, तो अब क्या करें, इसको निगेटिव बनाए क्या। तो देखिए अब यहाँ से सिद्ध करना, अब आप खुद सोचिए कि बाद है, ठीक है, इसके बाद ये एक अलग वाक हो गया और ये एक अलग वाक हो गया, ध्यान से समझना। और इस वाक का अनुवाद यहाँ होगा 100%, इसमें कोई विकल्प नहीं है कि कहाँ होगा, यहीं होगा, और इसका अनुवाद इधर होगा। तो आप देखिए राम अपना पाठ नहीं याद किया है, ये अनुवाद यहाँ होगा। अब आपको हमने क्या कहा, अगर बाद ये पश्चात है तो बोलो बिफोर लगाएंगे क्या, ये वाला स्टेज नहीं, ये वाला लगाएंगे ना, समझ रहे हो ना। और हमने एक चीज आपको और बताया, अगर बाद लिखा तो इसका मतलब बाद में किए गए वाला वाक्य है, बाद में किया जाने वाला वाक्य है, और यहाँ पे पहले किए गए कार्य वाला वाक्य है और बाद में किए जाने वाला कार्य वाला वाक्य है। तो इसका मतलब बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद हम किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में तो करते हैं, और इसका अनुवाद यहीं लगाना ही है, और यहीं लगाओगे तो इसका इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि बाद है, अब बड़ी सिचुएशन, इसका मतलब कन्फर्म, क्लियर। अभी तक आप कंफ्यूजन में जी रहे थे, नहीं ये नहीं बनेगा, बनेगा बनेगा। आइए चलिए देखते हैं। तो राम, तो देखो कौन सा वाक्य निगेटिव में है, बोलो गौर से, कौन सा वाक्य निगेटिव में है, बाद में किए गए कार्य वाला वाक्य निगेटिव में। तो बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद किसमें होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए राम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं के लिए डिड नॉट। अगर बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य निगेटिव में होगा तब याद रखना डिड नॉट का प्रयोग होगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। याद करने की मीनिंग क्या हो जाएगी, लर्न। क्या याद करना, अपना पाठ, कौन, राम, तो राम के अनुसार अपने के लिए क्या हो जाएगा, हिज है, और लेसन तो हाई है आपका पाठ का, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, आफ्टर, ये ठीक है, इतना पूरी तरह से अनुवाद पहले कर लिया करिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट है या फिर अदर वर्ड के रूप में और कुछ भी है पूरा लिख लीजिए, तब इसके बाद यहाँ पे आफ्टर या बिफोर का प्रयोग करने के बाद ही आप इसका अनुवाद यहाँ करेंगे, ठीक है। चलिए उसके जाने वाला वह गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ही,
अब जाने के यहाँ पे देखिए, ये वाला वाक्य का अनुवाद यहाँ होगा तो ये वाला वाक्य का, अगर इस वाले वाक्य का अनुवाद यहाँ होगा तो किससे होगा, इससे। तो ही हैड गॉन, और कुछ दिया नहीं है। ठीक, इस तरीके से आप पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव वाले वाक्य का भी अनुवाद कर सकते हैं। पर याद रहे बस इतना है कि पहले किए गए कार्य वाले वाक्य यदि निगेटिव में है तो हैड के बाद नॉट, और बाद में किए गए कार्य वाला वाक्य यदि निगेटिव में होगा तो सब्जेक्ट वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करना। और स्ट्रक्चर जरूर याद रखना, पहले या पूर्व है तो बिफोर वाला स्ट्रक्चर से, और बाद या पश्चात है तो आफ्टर वाला स्ट्रक्चर से याद रखना। ठीक है, चलिए अब इसका हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जैसा कि आप जानते हैं दो भाग होते हैं, एक यस या नो टाइप क्वेश्चन और एक WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यस या नो टाइप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा समझते हैं क्या होगा। आपको बता दें, अगर पहले या पूर्व लगाकर पूछा जाएगा वाक्य तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। हैड होगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद यहाँ पे बिफोर होगा, बिफोर के बाद बाद में किए जाने वाले कार्य का जो अनुवाद होता है आपको अच्छी तरीके से पता हो गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, इसलिए उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना, वो उसी तरह बिल्कुल रहेगा। पर याद रहे इसमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होगा, चाहे वो हिंदी वाक्य हो चाहे वो इंग्लिश वाक्य हो। ठीक है, और यदि बाद में किए जाने वाले कार्य का अनुवाद यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, मतलब यस या नो टाइप में होगा, तब आप क्या करेंगे, तब आप वहां पे क्या की जगह पे डिड का प्रयोग करते हुए अनुवाद लगाएंगे। ठीक है, डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे बाद या पश्चात होगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, आफ्टर। और इधर वाले जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब ये बात है, अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल से देखना, एकदम अब क्लियर हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि वीडियो पे बराबर बने रहेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, अन्यथा आपको फिर कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, फिर थोड़ा बहुत है अर्ध ज्ञान अल्प ज्ञान। चलिए अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है, क्या दिनेश के खेलने से पहले सीता खाना खा चुकी थी। अब ध्यान देना यहाँ पे कैसे दिया, थोड़ा सा ये बड़ा अजीब दिखेगा, क्या दिनेश के खेलने से पहले सीता खाना खा चुकी थी। तो आपको एक बात यहाँ पे याद रखना है, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य क्या शब्द से शुरू होगा तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, अगर पहले किया जाने वाला कार्य का वाक्य होगा तो हैड, और बाद में किए जाने वाले कार्य का वाक्य होगा तो डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे अभी आपको हम समझा देते हैं, थोड़ा सा इसको हाइड करके चेक करिए। दिनेश के खेलने से पहले सीता खाना खा चुकी, तो आप बताइए अभी दो अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों में क्या सीखा कि ये वाले वाक्य का अनुवाद यहाँ करते और ये वाले वाक्य का अनुवाद यहाँ करते। तो आप बोलो अगर ये वाला वाक्य यहाँ आ गया, कल्पना करिए कि ये वाला वाक्य यहाँ आ गया और ये वाला वाक्य वहाँ चला गया, तो अनुवाद कैसे बन गया, क्या सीता खा चुकी थी, क्या सीता खा चुकी थी। समझ में आई बातें। हाँ, अगर ये वाक्य यहाँ अनुवाद इस वाक्य का अनुवाद यहाँ करना है और इस वाक्य का अनुवाद यहाँ करना होता है तो 100% आपको ये मान के चलना है कि अगर ये यहाँ पे आया तो ये वहाँ पे गया। तो अब बोलो, ये मान लीजिए ये यहाँ पे आ गया, सीता खाना खा चुकी थी, तो क्या सीता खाना खा चुकी थी। समझ में आई बातें। यानी जो क्या शब्द लगा आपको लग रहा है कि ये इसका है, गड़बड़ कैसे, अगर देखो अनुमान लगाने के तरीके हिसाब से क्या होता है, ये वाक्य यहाँ पे इस वाक्य का अनुवाद यहाँ करेंगे तो क्या इसको पूरा उठा ले जाकर यहाँ लिखेंगे, तो क्या बीच में लिखना है, क्या है आइडिया, कुछ कहीं है क्या बीच में, बिफोर या आफ्टर के बाद, नहीं है ना। हाँ, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, तो कुछ भी नहीं समझ में आता पहले है मतलब बिफोर वाला सूत्र पकड़ेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। तो क्या की जगह क्या लिखेंगे, हाइड, बस कहीं ना समझ में आए तो सूत्र पकड़िएगा। ठीक है, वो किसके लिए है, जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, ग्रामर में एकदम जीरो है, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैड, सब्जेक्ट क्या, सीता, सीता, फिर इसके बाद उनका थर्ड फॉर्म खा चुकी, खाने की मीनिंग क्या होती है, ईट, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, ईट एट ईटन, क्या खा चुकी, ईटन फूड। ठीक है, ईटन फूड। उधर कोई शब्द बचा होता लिख लेते, नहीं बचा आप बिफोर लिखिए, तो क्या हो जाएगा, बिफोर,
ठीक है, ध्यान समझना, ये वाले वाक्य का अनुवाद यहाँ करेंगे तभी ये क्या है उसके साथ जुड़ जाएगा अनुवाद करते ही समय। ठीक है, पहले से मत सोचना कि इसके साथ, ये इसका नहीं है, जिसका अनुवाद यहाँ किया जाएगा उसी के साथ क्या रहेगा। दिखने में भले लग रहा है कि ये, जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र है ना, चापलूसी वाला, भले ही आपके साथ है लेकिन मौके पर काम दे रहा तो ठीक नहीं दे रहा, मतलब वो नहीं है ना, मौके भले ही इसके साथ लेकिन ये इसका साथ नहीं देता। किसका देता है? जो आ गया। चलिए, तो बिफोर है, अब देखिए दिनेश के खेलने, तो यहाँ पे क्या हो गया? दिनेश। अब यहाँ खेलने की मीनिंग क्या होती है? प्ले। तो प्ले का कौन सा फॉर्म होगा? सेकंड फॉर्म, तो हो जाएगा प्लेड। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया इस तरीके से, क्या तुम्हारे सोने के बाद वहाँ, क्या तुम्हारे सोने के बाद वहाँ सड़क पर टहल चुका था। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, ये वाले वाक्य का अनुवाद यहाँ करेंगे और ये वाले वाक्य का अनुवाद उधर करेंगे। तो जब इसका अनुवाद इधर करेंगे तभी वो उसके साथ जुड़े। इसका मतलब क्या, वह सड़क पर टहल चुका था, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान देना, यहाँ पे बाद है तो बाद का मतलब आफ्टर वाला सूत्र, तो इसमें देखिए कैसे शुरुआत है? डिड से। और वैसे भी आप समझ सकते हैं बाद में किए जाने वाले कार्य का अनुवाद हम पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं। किस में करते हैं? पास्ट है। तो बोलो ये सत्य है कि नहीं सत्य? समझ में आई बात है? सही है ना? हाँ, आप समझ में आई बात है। चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्या वह सड़क पर टहल चुका था, क्योंकि इसका अनुवाद यही होना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? क्या वह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड है। वहाँ की मीनिंग है। फिर टहलने की मीनिंग क्या होती है? वॉक। क्या टहल चुका पता नहीं, लेकिन कहाँ टहल चुका? सड़क पर। तो ऑब्जेक्ट जगह क्या लिख देंगे? ऑन द रोड। अब देखिए इसकी मीनिंग लिखेंगे, बाद की मीनिंग क्या होती है? आफ्टर। अब ये वाले वाक्य का अनुवाद इधर करेंगे। अगर ये आपको हमने अभी बताया ना जस्ट कि अगर बाद लगा है तो ये बाद में किया गया कार्य वाला वाक्य है, तो मतलब ये पहले किया गया कार्य वाला वाक्य है, और पहले किया गया कार्य वाला वाक्य का अनुवाद कहे में करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर? चलिए, तुम्हारे मतलब तुम, यू, अभी नहीं कि तुम सोने के बाद वह सड़क पर टहल चुका, तो गड़बड़ है ना, तो भाव पूर्ण करने के लिए तुम्हारे बोला गया, इसका मतलब नहीं कि योर होगा। चलिए, यू हैड है, सोने की मीनिंग क्या था? स्लीप। तो स्लीप का क्या होगा? थर्ड फॉर्म स्लेप्ट है। इस तरीके से आप अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव का यस या नो टाइप क्वेश्चन का लगा सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं WH टाइप क्वेश्चन, पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पढ़ेंगे WH टाइप क्वेश्चन। चलिए थोड़ा समझते हैं इसका संरचना सूत्र यानी स्ट्रक्चर समझते हैं। तो आपको बता दें, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के बीच कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो अनुवाद करते समय आपको करना क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। यदि पहले किए गए कार्य वाला वाक्य का अनुवाद होगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर इसके बाद हेड लिखेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम बिफोर लिखेंगे, बिफोर के बाद फिर जो जैसे स्ट्रक्चर है आपका उसी तरीके से रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा उधर वाले का, यानी आफ्टर और बिफोर। इंग्लिश में आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं अपने तरीके से कि आफ्टर या बिफोर के बाद जो उधर स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना सूत्र होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो अफर्मेटिव में हो चाहे निगेटिव में चाहे इंट्रोगेटिव में, जो कुछ भी होगा इधर ही होगा। ठीक है, चलिए। और यदि बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद करना होगा, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद फिर हम काहे प्रयोग करेंगे? डिड का फिर प्रयोग करते हुए हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आफ्टर हो जाएगा। आफ्टर के बाद यहाँ पे फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ पे हेड हो जाएगा, हेड के बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यदि अदर वर्ड आता है तो ऑब्जेक्ट के बाद आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट में याद रहे क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से चलिए समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे चाय पीने से पहले वहाँ कहाँ गया था या था, है ना, तब भी वही पहचान है पास्ट परफेक्ट। वह कहाँ गया था,
तो अब गौर से देखिए, अब इसमें कुछ नहीं करना, थोड़ा यस या नो टाइप में समझना होता था, बस क्या से शुरू होता था तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं कन्फ्यूजन, सीधा सीधा इसका अनुवाद यहाँ करना है और ये वाले वाक्य का अनुवाद इधर करना है बस, ठीक है, जो अनुवाद लगाने का तरीका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अनुवाद यहाँ करेंगे। तो कौन सा पहले, यानी पहले मतलब बिफोर, अर्थात पहले किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे पास्ट परफेक्ट में ही, लेकिन अनुवाद करेंगे यहाँ। यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट है क्या, ना यहाँ नहीं, मतलब ये वाले इस सूत्र से। इस तरीके से आप भी समझ सकते हैं। तो कहाँ की, मतलब वेयर, तो वेयर के बाद क्या लगाएंगे, हायर्ड, फिर यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट कौन, वहाँ, वह मतलब ही, क्या किया, गया, गो वेंट गान, क्या गया पता नहीं है, ये नहीं तो क्या करेंगे, है ना। चलिए, तो वह कहाँ गया, तो वेयर हायर्ड ही गॉन। अब इसके बाद देखिए क्या दिया, बिफोर, अब बिफोर लिख लेंगे पहले की मीनिंग। अब इतना लिखने को पूरी तरह से यह अनुवाद हो जाएगा। इसके बाद आफ्टर बिफोर जो भी दिया रहेगा लिख लेंगे, लिखने के बाद अब ये वाले वाक्य अनुवाद इधर करेंगे। तो मेरे चाय पीने वाला, मैं चाय पीता, तो मैं का मतलब आई, ठीक है। तो यहाँ पे पीने की मीनिंग क्या हो जाएगी, टेक, क्योंकि जब कोई चीज़ सिप लेते हुए हम पीते हैं तो वहाँ पे टेक हो जाता है। तो टेक का सेकंड फॉर्म लगेगा कि, तो यहाँ फिर टेक क्यों ले गया, गलत है ना। हाँ, तो टेक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टूक है, क्या, टी। इस तरीके से आप अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये दिया है, मेरी माता जी के घर जाने के बाद, घर जाने के बाद मोहन पतंग उड़ाया था, उड़ाया था मतलब उड़ा चुका था, ठीक है। तो इसमें क्या रखा, कुछ रखा का, बस थोड़ा समझिए, ये समझिए, ये अनुवाद यहाँ, ये वाले वाक्य अनुवाद वहाँ, बस ये वाले वाक्य अनुवाद यहाँ करेंगे। अगर किसी को नहीं पता है तो आफ्टर मतलब बाद, ये वाला सूत्र, ठीक है। अगर आपको ऐसे भी पता है कि बाद लगा तो मतलब बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट में होता है और होता यहाँ, ठीक है। हाँ, चलिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ लिखा है। कैसे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछने जा रहा था, मेरी माता जी के घर जाने के बाद मोहन पतंग क्यों उड़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, है ना, क्वेश्चन है ही नहीं तो कैसे करेंगे। चलिए तो अब देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग वाई के बाद फिर क्या लगाएंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो क्या हो जाएगा, हम मोहन सब्जेक्ट, क्या किया, उड़ाया, फ्लाई, क्या उड़ाया, पतंग, तो फ्लाई द काइट। अब देखिए इधर का पूरा वाक्य हो गया, यानी पूरी तरीके से अनुवाद हो गया, क्योंकि अंग्रेजी हमने लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड लिखा, फिर सब्जेक्ट हमने मोहन लिखा, फिर क्या किया, उड़ाया, फिर क्या उड़ाया, पतंग उड़ाया। फिर इसके बाद देखिए बाद है, बाद की मीनिंग क्या लिखेंगे, आफ्टर के बाद देखिए मेरी माता जी घर जाने, मेरी माता जी घर जाना, मेरी माता जी घर जाती, तो माई मदर के बाद फिर क्या लगाएंगे, हायर्ड के बाद जाने की मीनिंग क्या होती है, गोवेंट गॉन, थर्ड फॉर्म है गॉन। कहाँ जाने के बाद, होम। तो ये एक चीज याद रखना, होम से पहले भी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे जाने के बाद, जैसे मान लीजिए हम कहीं पर ऐड होते हैं, तो जैसे गो टू स्कूल होता है ना, गो टू मार्केट होता है, लेकिन यहाँ पे गो टू होम नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे रीच के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं कहीं पर ऐड होने के लिए, ठीक है, यानी टू का प्रयोग की बात हो रही विशेष रूप से। चलिए इस तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कभी वेन का प्रयोग करके आ जाए, अगर मान लीजिए कभी वेन का प्रयोग करें, यानी जब, है ना, तो आपको बता दें, अगर जब करके आ जाए तो वहां पर वेन से स्टार्ट होने वाला वाक्य, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, थोड़ा सा आप समझिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेन हो जाएगा, फिर यहाँ पर यानी जब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद कॉमा करके, यहाँ पे कॉमा करके फिर अगला सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे हायर्ड हो जाएगा, फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी अगर मान लीजिए जब लगाएंगे, नहीं जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, तो इसका मतलब वेन आई रीच्ड स्कूल कॉमा करके घंटी बज चुकी, द वेल हायर्ड रंग। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यदि हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।